हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानदा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड दिस इज़ पार्ट 12 लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2। इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर वो लेक्चर आपसे मिस हो गया है तो ज़रूर से देख लेना, जस्ट इसके प्रीवियस वाला लेक्चर है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ लेक्चर। तो आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले इस टॉपिक से आप खुद को रिलेट करिए। आप एज अ इंडिविजुअल हमेशा एक इन्वायरमेंट में घिरे होते हो। इन्वायरमेंट वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल, आपकी फैमिली है ना, आप हमेशा एक इन्वायरमेंट से घिरे रहते हो। आप वहाँ से कुछ चीज़ें सीख रहे हो, तो वहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है आपका मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। कुछ सोसाइटी के अपनी नॉर्म्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, तो वो एक ऐसा वातावरण बन जाता है आपके आसपास जिन चीज़ों से आप घिरे हुए हो, जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो आपका सोचना, आपके काम करने का तरीका, कहीं ना काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर स्पेस में जहाँ पे भी आप रह रहे हो। वही आपका इन्वायरमेंट होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप बिज़नेस के टर्म्स में बात करते हो तो हर एक कॉरपोरेट का, हर एक बिज़नेस का, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक काम करने का तरीका होता है। अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। वो होता है कॉरपोरेट कल्चर, वो होता है कॉरपोरेट का इन्वायरमेंट, वो होता है मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट। एग्जैक्टली वही जो आज आपका टॉपिक है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो अब आप उन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हो, मतलब कि आप एक कॉरपोरेट में अगर काम कर रहे हो तो आपकी कॉरपोरेट की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, किस तरीके से वहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ डेवलप होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। यही सेम चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इन बिजनेस environmental management is defined as corporate strategy that monitors, develop and implements environmental policies of an organization। मतलब कि environmental management का मतलब होता है एक ऐसी corporate strategy, ध्यान से सुनिएगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी कॉरपोरेट स्ट्रेटजी जो कि मॉनिटर करती है, जो कि डेवलप और इम्प्लीमेंट करती है उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल पॉलिसी को। वहाँ की पॉलिसीज़ का मतलब, पॉलिसी अपने में ही बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि इस पॉलिसी में सब चीज़ें आ जाती हैं कि उस कंपनी का कल्चर क्या है, उस कंपनी के रूल्स, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, एवरीथिंग उस पॉलिसी फ्रेम के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी एक ऐसी कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी जो कि मॉनिटर करती है, डेवलप करती है, इंप्लीमेंट करती है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को, दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ये एक तरीके का सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि प्रोमिनेंस गेन किया जा सके। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व। ठीक है, प्रोमिनेंस गेन किया जा सके। क्यों गेन किया जा सके? देखिए, हर एक कंज्यूमर आज के डेट में ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे सर्विसेज लेना चाहता है जो कि इको फ्रेंडली हो और इको अवेयर हो। मतलब कम से कम उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हार्म पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो, वो इको फ्रेंडली हो, मतलब वो इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को भी कम से कम हार्म पहुंचाए। तो हार्मलेस प्रोडक्ट को, हार्मलेस सर्विसेज को हर एक कस्टमर लेना चाहता है। तो इसलिए कॉरपोरेट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाए, ताकि कम से कम हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हों, कम से कम हमारा जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, कम से कम हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं वो वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सके। तो अब एक और पर्टिकुलर सा डेफिनेशन, अच्छा सा डेफिनेशन देख लेते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डेफिनेशन ये रहा कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट प्रोसेसेस ऑफ समराइजिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। मतलब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है एक ऐसे सिस्टम के तहत, एक ऐसा सिस्टम जो कि इनकॉर्पोरेट करता है प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, मतलब समराइजिंग के प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करता है, मॉनिटर करता है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उस पर वो ध्यान दे रहा है, वो मॉनिटर कर रहा है, उस पर नज़रें रख रहा है, साथ में वो रिपोर्टिंग की बात कह रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने कितना, आपका सक्सेस रेट है, आपने कितना काम किया, किस तरीके से आपने अपना परफॉर्मेंस दिया। और साथ में वहाँ पे डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ आ जा रही है। कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी होती है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, ये सारा कुछ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर में आ जाता है।
अच्छा, अब देखो कि इसका एम क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ इंकरेजिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड दैट इज टू इंश्योर द हेल्दी स्टेट ऑफ आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सी द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपने फ्यूचर को क्या, फ्यूचर की जनरेशन को आप क्या दे रहे हो, उनके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हो। आप उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या छोड़ के जा सकते हो, एक हेल्दी स्टेट, एक हेल्दी प्लैनेट, कि आपके जाने के बाद वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली हो। और वो तभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है जब वो आज की डेट में अवेलेबल रिसोर्सेज को कम से कम वो मतलब कम से कम वो गलत तरीका से बचा रहे हो, मतलब कम से कम वो मिस यूटिलाइज कर रहे हो, कम से कम अवेलेबल रिसोर्सेज को वो गलत तरीके से उसका रिडक्शन कर रहे हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज को सेव करके चलेंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस ये बात है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें सेफ रहेंगी। सो इट इज़ ऑल्सो वर्क्स टूवर्ड्स प्रिजर्विंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आपकी कंपनी की पॉलिसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि लाइफ को भी कहीं ना कहीं सेफ करे। पता है आज की डेट में तो इतना ज़्यादा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन होता है, बात होती है। लोग आज फॉर्मल तरीके से भी जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो नीचे लास्ट में लिख देते हैं कि प्लीज़ डू नॉट प्रिंट दिस पेज अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ सेव द ट्री, सेव पेपर। तो वो चीज़ वहाँ पे लिखी होती है। ट्री इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हमारा इन्वायरमेंट, हमारे नेचर का पार्ट है। तो हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ के तहत ही क्या उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस पेपर को अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप प्रिंट मत करो, ट्री को सेव करो। तो यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ कंपनी के मशीनरी और उनके इक्विपमेंट से नहीं होता है। हमारे आसपास जो चीज़ें अवेलेबल है नेचुरल तरीके से, वो भी एक रिसोर्स होता है। तो कंपनी का ये बड़ा जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का हनन करे, कम से कम उसका दोहन करे, ताकि वो फ्यूचर के लिए छोड़ के जा सके। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की जो पॉलिसी होती है, प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। द नेक्स्ट इज कि अब देखो किसी कंपनी में EMS की भी सुविधा होती है। EMS का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा डेटा बेस बनता है। डेटाबेस में क्या होता है कि इस डेटाबेस में ना सारे जो प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस जो होते हैं ना वो इंटीग्रेट किए जाते हैं। जैसे कि आप अपने पर्सोनल को क्या ट्रेनिंग दे रहे हो, मतलब आपकी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आप उनको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप किस तरीके से उनको मॉनिटर कर रहे हो, आप उनकी रिपोर्ट्स को किस तरीके से स्पेशलाइज्ड वे में देख रहे हो, आप कैसे समराइज कर रहे हो। इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना जो फर्म के, वो काफ़ी आपके ये सारे जो EMS डेटाबेस को देख करके एनालिसिस कर लेते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या होना है, इस कंपनी को प्रॉफिट होना है, नुकसान होना है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो आपके कंपनी के अंदर के मतलब इंटरनल स्टेक होल्डर्स हों चाहे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हों, तो वो आपकी कंपनी को अगर वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके की कंपनी ना, तो वो कंपनी है तो वो डायरेक्ट EMS को देखते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को देख लेते हैं। तो EMIS भी इसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इन्वायरमेंटल management information system, or it's also known as EDMS, and that is environmental data management system. So it's kind of information technology for tracking environmental data for company as part of the overall environmental management system. ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कि इसका एम क्या है, मतलब इसका मेन जो गोल आप बोल लो वो क्या है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, EMIS का। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस का अगर मतलब आप हिंदी में देखने जाओगे तो उसका मतलब बोलते हैं अनुपालन। आप किसी चीज़ को आप कैसे उनका पालन करते हो, इसको कॉन्फर्मिटी भी बोलते हैं, ऑबिडेंस भी बोलते हैं, आप इसको इजाज़त भी बोल सकते हो। बट इसका जो मेन डिक्शनरी टर्म होता है अनुपालन। आप किसी चीज़ का अनुपालन कैसे कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया EMS का कि ये इंक्रीज़ करता है अनुपालन, मतलब कि किसी चीज़ को किस तरीके का पालन करना है। किसी कंपनी का अगर लीगल स्टैंडर्ड है तो आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे इस लीगल स्टैंडर्ड को रीच करना है, आपको किस तरीके से वहाँ के इन्वायरमेंट में अपना 100% देना है। तो आप ये दो चीज़ों से दे सकते हो, कंप्लायंस से और वेस्ट रिडक्शन से। तो जो कंप्लायंस में है, कंप्लायंस क्या है, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, ये लिख लेना आप।
अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो, अगर आप कंपनी के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कई बार कंपनीज़ को काफ़ी फाइन्स भी झेलने पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर फाइन इम्पोज कर देती हैं, और ऐसी कंपनीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे कंपनी का जो फ्यूचर होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी ये ताला बंद कर देती है उनकी कंपनीज़ में, ऐसे बड़े बड़े फाइन इम्पोज कर देती है क्योंकि उन्होंने कंप्लायंस को नहीं फॉलो करा हुआ है, जो बेसिक कंप्लायंस होते हैं, कंपनीज एक्ट के बेसिक कंप्लायंस होते हैं, तो उनको फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन थिंग इज़ वेस्ट रिडक्शन, कम से कम जो वेस्ट हो उसको रिड्यूस किया जा सके। मतलब आपकी कंपनी जो भी प्रोड्यूस कर रही है, जो भी सामान, देखो हर एक कंपनी या तो गुड्स देती है या सर्विस देती है, कोई भी कंपनी उठा लो, या वो कस्टमर को गुड्स देती है या वो सर्विसेज देती है। तो जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, मतलब प्रोडक्ट के दो पार्ट होते हैं, द फर्स्ट इज गुड्स एंड सेकेंड वन इज सर्विसेज। तो आप जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, मेक श्योर कि वो कम से कम वो वेस्ट प्रोड्यूस करे, उसका जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो। अच्छा, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे पता चलता है? ये EMS के थ्रू पता चलता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पता चलता है, क्योंकि ये हेल्प करता है डेवलप करने में। क्या डेवलप करने में? देखो आगे पूरा लाइन पढ़ते हैं। The EMS helps to develop, implement, manage, coordinate and monitor environmental policy। जो आपकी कंपनी की environmental policy है उनको डेवलप करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, मतलब उनको लागू करने में, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, मॉनिटर करना है, इसमें काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज कि वेस्ट रिडक्शन बिगिंस एट द डिज़ाइन फेज टू पॉल्यूशन prevention and waste minimization. At the end of life cycle, waste is reduced by cycling. So this is not very much important. The main important यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ही आप लिख लेना, ये ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। तो मेन आपको समझ में आ गया कि किसी भी EMS का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या मेन होता है गोल, कि कॉम्प्लायंस को मेंटेन करना एंड वेस्ट को कम से कम निकालना। And to meet these goals, जो पीछे goals थे, the selection of environmental management system typically subjects to certain set of criteria। हर एक organization को certain set of criteria को meet out करना होता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 8 पॉइंट। पहला है कि प्रूवन कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को हैंडल किया जा सके, हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट हैंडलिंग होनी चाहिए, एंड जो भी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पावरफुल कैलकुलेशन इंजन होने चाहिए, कस्टमाइज्ड फैक्टर हैंडलिंग होनी चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसका क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, इन डेप्थ क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, और आपकी जो रिपोर्टिंग है वो भी फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ये एक चार्ट है जिसमें कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मॉडल बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये चार्ट आपको एग्जाम में ज़रूर ड्रॉ करना है, ज़रूर बनाना है। इस चार्ट में आपको चार चीज़ के ऊपर फोकस किया है। गाइज अगर आप ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और इसके जस्ट प्रीवियस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी अगर आप मिस कर देते हो ना तो चलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट आप, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर एग्जामिनेशन में आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो ये डायग्राम आपको ज़रूर से ड्रॉ करना है। अब क्या है कि किसी भी कंपनी में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप प्लान करते हो कि आपको कैसे काम करना है, फिर आप डू करते हो। डू माने करना, आपने पहले प्लान किया, फिर प्लान जो आपने किया है आपने उसको किया, मतलब आपने उसको एक्शन में किया। अब एक्शन में करने के बाद थर्ड चीज़ होती है कि आप चेक करते हो। क्या चेक करते हो? कि जो आपने प्लान किया था और जो आपने किया इसके बीच में कोई डिफरेंस है क्या, मतलब जो आपने प्लान किया वही आपने किया ना, या कुछ अलग किया। मतलब अगर आपने सपोज करो प्लान किया कि आपको 1000 इनपुट प्रोड्यूस करना है, लेकिन आपने जब इसको इम्प्लीमेंट किया, जब आपने डू किया तो आपने 500 जो है वो प्रोड्यूस किया। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि आपने जो प्लान किया था वही आपने एक्शंस में किया। फिर अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 500, तो ये चेकिंग के ही थ्रू पता चलता है कि 500 का डिफरेंस है। अब इस 500 के डिफरेंस के लिए आप क्या करते हो, अब एक्ट वाले पे आते हो कि मतलब किस तरीके से आपको
इसमें सुधार लाना है, किस तरीके से आपको इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, आप कैसे इसको एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो जो इस मिनिमाइजेशन इस गैप को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो या कम कर सकते हो। तो ये वाला काम आप एक्ट वाले के अंदर में करते हो। फिर जैसे ही आपका एक्ट वाला ख़त्म होता है, आप अगेन प्लान वाले पार्ट में आ जाते हो, फिर से आप चीज़ों को प्लान करते हो। ये चीज़ मैंने अभी आपको हिंदी में समझाई हुई है, ये यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा फिगर में समझाया हुआ है। हालांकि मैंने आगे आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, प्लीज़ इसमें कुछ भी वरीज नहीं करना। प्लान वाले में क्या है, आप प्लान करते हो क्या, डिफाइन और एनालाइज करते हो प्रॉब्लम को, फिर आप आइडेंटिफाई करते हो रूट कॉज, किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। अब प्रॉब्लम से मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी सी समस्या है, नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब ये है टास्क से आप डिफाइन करते हो एक टास्क को, आप एनालाइज करते हो आपको टास्क को। आप यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब समस्या से नहीं है, प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे किसी टास्क से है। फिर आप आइडेंटिफाई करते हो रूट कॉज, आप आइडेंटिफाई करते हो कि उस टास्क का रूट कॉज क्या है, वो टास्क आप क्यों करना चाहते हो, उस टास्क को करने का तरीका क्या है, आप वहाँ पे वो डिफाइन करते हो। एक बार आपने जब वो डिफाइन कर दिया कि ये टास्क है, फिर आप क्या करते हो, आप सोल्यूशन निकालते हो, आप डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाते हो कि किस तरीके से आपको वो काम करना है। फिर आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, फंक्शनिंग में लाते हो, इम्प्लीमेंटेशन लागू करते हो। फिर उसके बाद में आप चेकिंग वाले पार्ट में आते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप आउटकम को कंफर्म करते हो अगेंस्ट द प्लान जो आपने बनाया होता है। सेम वही चीज़ की अगर आपने प्लान किया कि 1000 आउटपुट करना है और यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट जब किया तो आपका 500 हुआ, अब यहाँ पे आप अपने आउटकम को चेक कर रहे हो अगेंस्ट द प्लान, मतलब जो प्लान आपने किया था उसके बेसिस पे आप अपने आउटकम को चेक कर रहे हो। आप आइडेंटिफाई करते हो डेविएशंस को या इशू को। डेविएशन माने आप अंतर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, 1000 से 500 के बीच का जो अंतर आया वो, या अगर आप किसी इशू को आइडेंटिफाई करते हो तो वो यहाँ पे आता है। फिर आप एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन पे आते हो, सोल्यूशन निकालते हो कि किस तरीके से इस डेविएशन को, मतलब जो गैप आया उसको कैसे कम कर सकते हैं। फिर आप उसको रिव्यू करते हो और फिर उसके बाद आप डिफाइन करते हो नेक्स्ट इशू, मतलब क्या, चलो ये खत्म हो गया, ये समझ आ गया कि किस तरीके से कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कि आपका ये गैप आया हुआ है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप नए इशू को डिफाइन करते हो, मतलब नए प्रॉब्लम की आप बात करते हो। अब आप नया टारगेट सेट करोगे। अब आपने पिछली बार 1000 टारगेट सेट किया था, अब इस बार आप नेक्स्ट टारगेट सेट करना चाहते हो या करोगे। सो ये पूरा डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बना लेना। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आगे दिया हुआ है, यही सेम चीज़ है, और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, ये आप देख लेना। मैं इसको आपको पूरा नहीं समझाऊंगी, मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डिटेल वे में आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। बट यहाँ पे मैं आपको छोटे में ज़रूर एक बार समझा देती हूँ कि छोटे में किस तरीके से प्लान, डू, चेक, एक्ट काम करता है। प्लान का मतलब क्या हुआ, प्रायर टू मैच योर प्लान यू प्लान योर टीम टू बीट द अपोजिशन। आप प्लान करते हो कि सपोज करो कि आपको अपोजिशन की जो टीम है आपको उसको हराना है। सो व्हाट वीकनेसेस डू यू हैव दैट नीड टू बी एड्रेस टू अचीव दिस। सो आप उन सारी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हो जिनको आपको एड्रेस करना है ताकि आप उस अपोजिशन को हरा सको या अपोजिशन को आप बीट कर सको। व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव योर एम। तो आप यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है जिससे कि आप अपने एम को अचीव कर सको, आप उसके ऊपर में प्लानिंग करते हैं ताकि आपको अपोजिशन टीम के अगेंस्ट में आप खड़े रह सको। फिर आप डू में आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स वाली बातें। यहाँ पे आप क्या करते हो कि यू प्रोवाइड द प्लेयर्स विद इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, इम्प्लीमेंट योर प्लान ऑन द पिच। मतलब आप यहाँ पे अपने प्लेयर्स को, आपकी टीम में जो भी मेंबर्स हैं, आप उनको जानकारी देते हो, आप उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। फिर आप उनको ट्रेनिंग एंड सुपरविजन भी प्रोवाइड करते हो, आप उनको ट्रेनिंग भी देते हो, आप उनकी स्किल को डेवलप करते हो, या आप उनको सुपरवाइज करते हो कि वो टाइमली अपना वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो ताकि आपका प्लान अच्छे से, जो भी है आपका, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको अच्छे से एड्रेस कर सको। फिर यहाँ पे आप चेक वाले में करते हो कि ड्यूरिंग द मैच वी चेक दैट आवर प्लान इज़ वर्किंग बाय ऑब्जर्विंग द मैच। आप अपने मैच को पूरा, आप अपने काम को पूरा ऑब्जर्व करते हो कि आपने जो प्लान किया, जो एक्शंस आपके हो रहे हैं उनके बीच में कोई डेविएशन तो नहीं है। फिर उसके बाद में आप फाइनली एक्ट करते हो। सपोज़ कोई डेविएशन अगर है तो आप एक्ट वाले
मतलब एक्ट वाले फेज़ में आकर के आप आइडेंटिफाई करते हो उन इश्यूज़ को जो कि आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू एड्रेस किया होता है या देखा होता है, नोटिस किया होता है। फिर अपनी फाइंडिंग्स को निकालते हो और किस तरीके से उसको करेक्ट करना है उसके बारे में सोचते हो। ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। आप अपनी लाइफ में भी सोच रहे हो कि कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आप कैसे जा पाए, कोई एग्ज़ाम जाते हो, देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद में आप प्लान करते हो पहले कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर आप उस क्वेश्चन को करते हो, फिर आप चेक करते हो कि आपने सोचा था कि मैं 50 क्वेश्चन करूँगा लेकिन आपने 40 क्वेश्चन किए। आप ये चेक करते हो फिर कि भाई मैंने कितने क्वेश्चन किए, तब पता चलता है कि आपने 40 क्वेश्चन ही किए, आपसे 10 क्वेश्चन छूट गए। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्लानिंग करोगे कि जो मेरे इस बार 10 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम मेरे 10 क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आप उसके लिए क्या करते हो, एक्ट वाले पार्ट में आ जाते हो। तो सेम ही बिल्कुल उसी तरीके से है। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे डीप में समझा दिया हुआ है कि प्लान का मतलब क्या होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको देखने में लग रहा होगा, बट ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन हैं कि ये एक ऐसा प्लान का मतलब एक ऐसा स्टेज जो कि दो पी को लेके आता है। 2P का मतलब क्या है कि प्लानिंग एंड पॉलिसी। ये प्लानिंग करता है एंड ये पॉलिसी की बात करता है। प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी। प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग वेयर वी आर नाउ, मतलब हम अभी कहाँ हैं, एंड देन आइडेंटिफाइंग वेयर वी वांट टू बी। हम प्लान में जब हम करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं कि हम अभी किस जगह पे, किस पोजीशन पे हैं और हम किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं। उसके लिए कुछ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं जिनको एड्रेस करना होता है। ये सारे देख लेना, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि बहुत डिफिकल्ट है। इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि डू में क्या आता है कि द डू स्टेज लुक्स एट 3 की एरियाज। वो क्या होते हैं, प्रोफाइलिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान्स। देखो मैं तीसरी बार आपको ये डिस्कस कर रही हूँ तो पूरा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, वो आप देख लेना। चेक वाले में क्या करते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है चेक वाला। यहाँ पे हम ये चेक करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गुड क्वालिटी की है कि क्या है। हम अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। हाउ कैसे करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया हुआ है, ठीक है। एक्ट वाले में क्या है कि हम अपने कंपनी की जो हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस है उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको देखते हैं कि हमारे जो प्लान, जो पॉलिसीज़ हैं वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और कौन से इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, कौन से इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्शंस कर सकते हैं। सो इसको PDCA साइकिल भी बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना एग्जामिनेशन में। द PDCA cycle is a basis of how we go about managing health and safety on not only a large scale but also it can be incorporated into our day-to-day management of it। हम डेली लाइफ में भी कोई भी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आसपास चीज़ों को कर रहे हो, तो आप उसमें में भी आप प्लान करते हो, फिर आप डू वाले पोजीशन में आते हो, फिर आप चेक करते हो, फिर आप एक्ट करते हो। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में इसी चीज़ को फॉलो करते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो आप कोई नया ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, आपने देखा नहीं। आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को एवरीडे परफॉर्म कर रहे हो, फंक्शनिंग में कर रहे हो। आई होप कि गाइज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मेरे से पूछ लेना। कोई आपका अगर कोई टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट सब्जेक्ट तो उस टॉपिक को भी आप नीचे लिख कर के पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर आपके लिए लेक्चर बना करके मैं अपलोड कर सकूँ। लेक्चर अच्छा लगा तो थम्स अप, लाइक कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।